मैं समझता हूँ कि काजी निज़ामुद्दीन जी का इस वक्त धरातल पर काम कम बातें ज़्यादा वाला मामला है और पब्लिक बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ऐसे में मैं नहीं समझता कि वो फ़िलहाल चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। मेरी कम्युनिटी, मैं मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी को जितने नुकसान हुए हैं 2014 से पहले सब कांग्रेस की देन है। 2014 के बाद भाजपा की देन वो कर रही है। मुरादाबाद की ईदगाह में भाजपा ने गोली नहीं चल रही थी, ठीक है। और हाशिमपुरा में जब कांड हुआ मेरठ में या मलियाना में, भाजपा नहीं थी। कश्मीर के अंदर 90 से ज़्यादा औरतों के साथ में आर्मी पर्सनल ने रेप किया था, भाजपा नहीं थी। बिहार में 84 में राइट्स हुए थे, भाजपा नहीं थी। दिल्ली में 84 में राइट्स हुए थे, भाजपा नहीं थी। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर कोई पक्षपात नहीं है। ये तो खामखा की बकवास, मैं मानता हूँ एग्जीक्यूशन के लेवल पर कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे सरकार किसी भी मुसलमान के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही है। एग्जीक्यूशन की सरकारी स्कीम्स को लेकर के कोई भी, मतलब फिलहाल भाजपा सरकार किसी भी मुस्लिम के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही है। हमने अब तक तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं देखा है। तो पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, बीजेपी करना चाह रही है? दोनों बराबर कर रहे हैं। हमारे धामी जी हैं, हर बात के अंदर जिहाद का लफ्ज़ ले आते हैं। जिहाद एक संघर्ष का नाम है। जिहाद तो अगर सुबह को मैं सर्दी के टाइम में उठ के और उस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ वज़ू करके ठंडे पानी से, तो वो भी एक जिहाद हुआ। तो ये तो वो हर चीज़ में जिहाद ले आते हैं, उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हरीश रावत जी, वो पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ले आए थे और फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति के तौर पे मैं उनके बयान को देखता हूँ। लेकिन माना जाता है कि हरीश रावत जी मुस्लिम्स के बहुत बड़े नेता हैं। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो मानते हैं हम इस बात को? मुस्लिम्स के नहीं, कुछ लोगों के नेता हैं जो इत्तेफाक से मुसलमान हैं। इत्तेफाक से मुसलमान? हाँ, कुछ ही मुसलमानों के मतलब नेता हैं। हाँ, जिन लोगों के नेता हैं वो ठीक है, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू भी हो सकते थे, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो उन लोगों के नेता हैं। इसको मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी का लीडर इनको तसव्वुर करना। लेकिन ऐसा कई लोग बोलते हैं कि चूंकि जब वो आते हैं, अगर जिक्र किया जाता है कि अगर वो कानपुर से लड़ें तो मुस्लिम एक तरफ जो है हरीश रावत जी को वोट दे देगा। कहा जाता है कि हरीश रावत जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हरीश रावत जी को मुस्लिम वोट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएंगे। किच्छा में लड़े थे, क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। उससे पहले लोकसभा हार गए, बेटे लोकसभा हार गए, एक अनुपमा रावत जी जीती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि खालिस मुसलमानों का वोट पड़ रहा है उनको। वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस बयान की बात कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है पोलराइजेशन वाला बयान है। इससे पहले की राजनीति या इसके बाद की राजनीति वो कैसे करेंगे? तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। उनके पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम उन्होंने किए होंगे और उसी वजह से इतना लंबा राजनीतिक करियर है। देखिए, वो हम किसी की क्रेडिबिलिटी या किसी का जो पूरे ज़िंदगी का एक सफ़र रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी एक बात की वजह से। अच्छा, चलिए, जैसे आपने धामी जी को लेकर कहा कि वो जिहाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो क्या यहाँ पर जैसे लैंड जिहाद को लेकर के वो कई बार वो बयान भी देते हैं और उन्होंने कहा कि जो भी अवैध मस्जिद मजार, जो कुछ भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हम जो है तोड़ रहे हैं, और तोड़ते हुए बहुत सारे वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल अवैध का है, अवैध की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। अवैध वो भी अवैध हो सकता है जो बगैर किसी परमिशन के बना लिया गया, वो भी अवैध हो सकता है जो किसी नक्शे को पास कराए बगैर बना लिया गया। वो अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बयान कर देता हूँ, बहुत छोटा सा है। मेरे जद्दे अमजद यानी मेरे परदादा सकरदादा समझ लीजिए, कई 100 साल पुराने, उनका एक मज़ार मंगलौर में इरिगेशन की जो ज़मीन फ़िलहाल है नहर के किनारे गुंबद वाले मज़ार पर, वो उनका मज़ार है, शाह अब्दुल शकूर साहब का। उनके पास, वहाँ पर हमारे पास नोटिस आया कि साहब इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो 15 दिन के अंदर इसको खुद खाली कर दें, तोड़ दें, नहीं तो हम इसको आके मुनज़्ज़म कर देंगे, क्योंकि ये इरिगेशन की लैंड है, उसमें बना हुआ है। अब हमने पुराने जब डॉक्यूमेंट्स निकाले तो जब कभी हुमायूं ने उनको वो ज़मीन अता की थी, दी थी, वो जागीर 200 बीघे की, वो उनकी अपनी जागीर थी, वो अपनी जगह पर दफन हुए। इरिगेशन की लैंड कब हुई है? जब नहर के लिए एक्विजिशन हुआ। हमने उनको कोई मुआवजा या कोई तो नहीं दिया उन्होंने। अगर मुआवजा लिया हो, मुआवजे की कोई रसीद हो तो फिर तो ठीक है, हमने लैंड दे दी थी, फिर अब हम बाजार नहीं रख सकते इसमें, लेकिन कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने उस पर भी नोटिस भेज दिया है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस माहौल को बनाए रखने के लिए होता है जिसके अंदर कुछ
एक कम्युनिटी के लोग बीजेपी को वोट करें, एक कम्युनिटी के लोग कांग्रेस को वोट करें। जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो रिएक्शन में हिंदू इकट्ठा होगा, जब हिंदू इकट्ठा होगा तो मुसलमान रिएक्शन में इकट्ठा होगा। इसी तरीके से उत्तराखंड का जो विकास का प्रश्न है, जो बेरोजगारी का प्रश्न है, जो सड़कों का प्रश्न है, बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है, वो सब कुछ दबा दिया गया है। ये कांग्रेस भी कर रही है, ये भाजपा भी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, आपने सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसे लेकर के ये लोग काम करते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनका ये कहना है कि जो भी हम स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि सबसे अधिक कौन लोग आ रहे हैं, या उनका इंडायरेक्टली ये भी कहना होता है कि मुस्लिम भी इसका उतना ही लाभ उठा रहे हैं इन सारी योजनाओं का। वो पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पक्षपात एग्जीक्यूशन के लेवल पर कोई पक्षपात नहीं है। ये तो खामखा की बकवास, मैं मानता हूँ एग्जीक्यूशन के लेवल पर कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे सरकार किसी भी मुसलमान के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही है। एग्जीक्यूशन की सरकारी स्कीम्स को लेकर के कोई भी, मतलब फिलहाल भाजपा सरकार किसी भी मुस्लिम के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही है। हमने अब तक तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं देखा है। देखिए, खामखा में किसी को जबरदस्ती किसी चीज में घसीट लेना वो बेकार की बात है, लेकिन माहौल में नफरत घोलने का काम भाजपा जरूर कर रही है वोटों की खातिर। वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो इस चीज को भाजपा कर रही है या कांग्रेस के लोग इस चीज को कर रहे हैं? जैसे बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद कांग्रेस को भी आकर के बोलना चाहिए पर कांग्रेस नहीं बोलती। ये सवाल ऐसा है जैसे हम ये पूछें कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। हाँ, तो पहले कौन कर रहा है? पहले कौन कर रहा है? हाँ। मुरादाबाद की ईदगाह में भाजपा ने गोली नहीं चलवाई थी, ठीक है। और हाशिमपुरा में जब कांड हुआ मेरठ में या मलियाना में, भाजपा नहीं थी। कश्मीर के अंदर 90 से ज़्यादा औरतों के साथ में आर्मी पर्सनल ने रेप किया था, भाजपा नहीं थी। राइट। बिहार में 84 में राइट्स हुए थे, भाजपा नहीं थी। दिल्ली में 84 में राइट्स हुए थे, भाजपा नहीं थी। तो दोनों बराबर के मुजरिम हैं, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं समाज को बांटने के। अब भाजपा ज़्यादा कर रही है, तब ये ज़्यादा कर रहे थे। 1971 की मेरे पास एक रिकॉर्डेड स्पीच है श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिस वक्त वो बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के बाद में वो पहली बार रामलीला मैदान में एक जलसा हुआ है। उसके अंदर उन्होंने पता है क्या कहा है? आज हमने 1000 साल की गुलामी को ख़त्म किया। 1000 साल से कौन हुकूमत कर रहा था यहाँ पर? मुसलमान कर रहे थे। आज वो रामलीला मैदान में खड़े होकर हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए ये शब्द बोलती हैं। 79 में इलेक्शन से जस्ट पहले जो हमारे इसके आरएसएस के सरसंघचालक थे, उनको एक लेटर लिखा है डॉक्टर नीरजा चौधरी साहिबा, आप जानते हैं नीरजा चौधरी? उन्होंने एक किताब लिखी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, उसका मैं एक कोट बता देता हूँ आपको। उन्होंने बताया कि बाकायदा लेटर का हवाला देकर, बिब्लियोग्राफी में उसका लेटर का नंबर मेंशन्ड है, सब कुछ। और उन्होंने कहा कि संघ से अपील की है इंदिरा गांधी जी ने कि मैं तो पहले ही से संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर संघ की कार्यशैली को बहुत पसंद करती हूँ, और मतलब अपने समर्थन में आने के लिए उन्होंने अपील की। हालांकि उन्होंने उस वक्त समर्थन नहीं किया, लेकिन जो उससे अगले की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी वो आरएसएस के समर्थन से हुई थी। तो जिस आरएसएस को आज ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, उस आरएसएस से कांग्रेस ने भी समर्थन लिया है। जब वो इस काबिल ताकतवर नहीं थे तो वो अपनी सरकार ना बना के इनको सपोर्ट कर रहे थे। आज वो इस काबिल हैं तो उन्होंने अपना जो फ्रंट लाइन पार्टी है बीजेपी, उसको सपोर्ट करके सरकार बना ली है। मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को इंदिरा गांधी जी अच्छा मानती थी? अब मानती होंगी तभी तो लेटर लिखा होगा समर्थन के लिए, तभी तो उनसे अपील की होगी। अब मेरा ख्याल से उनका नाम मेरे जहन नहीं आ रहा उस वक्त जो भी थे वो जो सरसंघ चालक थे, तो वो बाकायदा लेटर मौजूद है आर्काइव्स में। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार जिक्र कर रहा हूँ, नीरजा चौधरी जी लिख चुकी, मैं तो उनको रेफरेंस दे रहा हूँ। बताइए, इतनी बड़ी पत्रकार हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगी इतनी बड़ी बुक में, इतनी बड़ी किताब में। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं। ये तो खामखा की बात है कि हम हर चीज़ के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या समाज या पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बीजेपी नफरत बांट रही है, मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बबांगे दोहल कहता हूँ कि बीजेपी नफरत बांट रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कम पाप नहीं किए। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो मुसलमानों को विकास नहीं करने दिया, अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करें, मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ या नहीं करने दिया, इसकी वजह कौन सी पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस? सत्ता में कौन रहा है इतने सालों तक? 2014 से बीजेपी है, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और फिर 5-7 साल का बीच का गैप था जब मिलीजुली सरकारें थीं। बाकी टाइम तो कांग्रेस रही है। तो अगर विकास नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग। मुसलमानों के लिए अगर बहुत कुछ नहीं हो पाया है
तो वो कांग्रेस की भी देन है, उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 46 में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता है, 49 में उसका दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है, उसके अंदर कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ को शामिल किया जाता है। कुछ मुसलमान, मैं कहूँगा उस वक्त के कुछ बेवकूफ़ मुसलमान, जो ये कहते हैं कि साहब मुसलमान में तो कास्ट सिस्टम ही नहीं है और आप रिजर्वेशन लेके क्या करेंगे। चलिए साहब, उन्होंने मान लिया, उसके बेस पर उनको बाहर रखा गया। फिर कहा कि साहब कुछ दिनों बाद में बुद्धिस्ट भी शामिल हो गए, कुछ दिनों बाद में क्रिश्चियन भी शामिल हो गए, कुछ दिनों बाद में सिख भी शामिल हो गए, और मुसलमानों में ऐसी कैटेगरीज आज भी मौजूद हैं जो बिल्कुल ही, जो आज का शेड्यूल कास्ट है, बल्कि अब से 50 साल पहले का शेड्यूल कास्ट है, उससे बदतर हालत में जीवन जी रहे हैं मुसलमान। इसकी वजह यह है कि उनकी तरफ ध्यान, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है उसकी तो आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है स्टेज तक, और किसी भी मुस्लिम लीडर्स ने उनकी आवाज़ नहीं पहुंचाई। मुस्लिम लीडर नहीं, किसी ने नहीं पहुंचाई। सच बात तो यही है। कांग्रेस में बड़े बड़े लोग रहे हैं ना मुसलमानों के लीडर, जो अपने आप को लीडर कहते थे, गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं और फला रहे हैं, कहाँ पहुंचाई है। मुसलमानों का अगर कुछ भला करने वाले होते तो बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव की मौत हो गई है तो कांग्रेस पार्टी उनके शव को अपने दफ्तर में आने नहीं देती है, ताला लगा दिया था बाकायदा कि दफ्तर में हम नहीं आने देंगे क्योंकि इनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है। वो सिर्फ उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम से पीछा छुड़ाने की रणनीति थी, क्योंकि नरसिम्हा राव बाकायदा शामिल थे बाबरी विध्वंस में। ठीक, तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, बराबर के मुजरिम हैं। मेरी कम्युनिटी, मैं मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी को जितने नुकसान हुए हैं 2014 से पहले सब कांग्रेस की देन है। 2014 के बाद भाजपा की देन कर रही है। अब वो जो आप कह रहे थे ना कि सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ तो मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना, तो वो तो सबको मिल रहा है, तो सबके साथ में एक लाइन लगी हुई है, 50 लोग लगे हुए हैं भाई आयुष्मान स्कीम है या जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा सब बराबर फायदा ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस पर मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे कि डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम आपकी विधानसभा की तरफ जाएं, हम मंगलौर विधानसभा की तरफ अगर हम जाएं, वहां पर एक तरफ आप काजी, एक तरफ वो काजी निजामुद्दीन जी। अब काजी मोनिश जी बहुत समय से ट्राई आउट कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें, विधायक बने, लेकिन काजी निजामुद्दीन जी इतने ताकतवर नेता हैं कि वो बार बार चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो उन ऐसे कंडीशंस में आपको लगता है कि आपका नंबर कभी आ पाएगा? देखिए, चुनाव जीतना ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी ताकत को या उनके सही होने को डिसाइड करता हो। काजी निजामुद्दीन जी सही होंगे तभी तो चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, सही तो योगी जी भी हैं और सही मोदी जी भी हैं, लेकिन एक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का, वो नहीं मानता उनको सही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो फाइनल वही मैच वही मैटर करता है कि कितने ज़्यादा लोग उस व्यक्ति के साथ हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ। कि पिछले चुनाव में वो 400 जो जितने भी वोटों से वो 400 प्लस वोटों से जीते हैं। हाँ। 31,000 कुछ वोट बढ़ाना जी को मिले हैं, 20,000 19,500 वोट मोंटी को मिले हैं। तो कायदे में तो फिर वो 50,000 वोट से ज़्यादा तो हारे हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहरहाल अब जब है तो हमें एक्सेप्ट किया है और हम इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे। ये कोई दलील नहीं है कि वो चुनाव इसलिए जीत रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं और मैंने बहुत वक्त तक उनके साथ क्रिकेट भी खेला है और सब चीज़ें हम साथ में हमने की हैं, मेरे परिवार ही से आते हैं, बिल्कुल एक ही। तो लेकिन वो बहुत तेज़ हैं। तेज़ मतलब वो अपनी नाकामियों को अपनी, मैं शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा था लेकिन आ गया, नौटंकियों से छिपा ले जाते हैं। वो तो काजी निजामुद्दीन जी नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। अभी आपने देखा नहीं क्या CHC में क्या ड्रामा किया, मरीज़ को घर से बुला के बिठा लिया, 12 मिनट पहले वो जस्ट आता है और बैठा हुआ होता है, पैरों पे चल के आता है, फिर 12 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी का पेट्रोल सूंघने के बाद में उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उठ के जा सके और वो फिर उसे उठा के लेके जाते हैं। यू कैन इमेजिन 12 मिनट में अचानक से TB के मरीज़ की, जो पहले से इस्टेब्लिश TB का मरीज़ ही है, उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसकी बीवी से बयान दिलवा दिया। अब कैसे बयान दिलवाया, कितनी बुरी बात होगी कि उसको कोई लालच ही दिया होगा। 11 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अरे तू 1:12 पे तो वहाँ आई है। ठीक है, वो वीडियो सबने देखा है। अगर इतना बड़ा मामला ना होता तो क्या वो लेटर पैड पे, अपने लेटर हेड पे लिख कर देता आज CMS, या फिर अगले दिन CMO साहब बयान देते इस बात को लेकर CCTV फुटेज के आधार पर? तो ऐसा भी नहीं है।
मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप अपने लेटर पैड पर लिख कर क्यों नहीं दे पाए कंप्लेंट? उन्हें पता था कि फिर रिटर्न सबूत हो जाएगा, वीडियो कोई आधार नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट सबूत है, फिर साबित करोगे। वो तो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे, आप कहाँ साबित करोगे? इसलिए नहीं दिया लिख कर। वरना काजी जी लिख करके दे दिए होते। लिख करके देते हैं कि ऐसा अगर वो सही थे तो लिख कर दे देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो सही नहीं थे। यही चुनाव में पिछले नौटंकी हुई है। उसके गोली कहाँ लगी थी बताइए? उसके चोट लगी थी, अन्याय हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, वोटिंग रोकने की कोशिश थी, सब बातें उनकी गलत जिन्होंने चोटें मारी। खून जिसके निकला वो पीड़ित। हाँ। लेकिन एक नॉर्मल से हालात में जिस तरीके से एक इंसान को रिएक्ट करना चाहिए था, उस तरीके से न रिएक्ट करके एक फिल्मी कलाकार की तरह रिएक्ट किया हमारे काजी निज़ामुद्दीन जी ने, और वो 2-3 घंटे में चुनाव जीत के ले गए। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ उस व्यक्ति को साथ लेकर के घूमना ही एकमात्र ऐसी वजह थी जिससे काजी निजामुद्दीन जी 2024 का जो बाई इलेक्शन था चुनाव जीते? उससे पहले हाजी सरवत से वो चुनाव हार चुके थे। राइट, ठीक। हाजी सरवत को काम वाम करने का कोई खास मौका मिला नहीं, क्योंकि चुनाव के 6-8 महीने बाद ही वो बीमार हो गए थे। वो कुछ दिन बीमार रहे, फिर आ गए, फिर बीमार हो गए, और फिर उनका इंतकाल हो गया 1.5 साल बाद ही। राइट। तो अब उनके पास उनकी बुराई करने का भी कोई मुद्दा नहीं था। राइट। बिना मुद्दों के वो चुनाव लड़े हैं। मंगलौर विधानसभा का समीकरण इस तरीके से है कि एक पक्ष हर हाल में काजी निजामुद्दीन जी के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, बिरादरी में समझ लीजिए, धर्म में समझ लीजिए, बटा हुआ। तो वो पक्ष खड़ा हुआ था, लेकिन जो विक्ट्री मार्जिन है, वो जो 2-3 हज़ार वोट का पुश है, वो उस नौटंकी से, उस ड्रामे से मिला है। मैं मोंटी से भी बात कर रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने नौटंकी की, गलत किया। आप भी कह रहे हैं उन्होंने नौटंकी गलत किया। देखिए, मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी पीड़ित का इस्तेमाल करूं और सड़क पे अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाए, उसकी इलाज को सड़क पे इसलिए डालूं कि उसको न्याय मिले, मुजरिम को सज़ा मिले, समझ में आती है। अगर मैं इसलिए डालूं कि मैं चुनाव जीत जाऊं, गलत बात है। ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कांग्रेस पार्टी करती है ना, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आप करते हैं, ईवीएम में ये हो रहा है, SIR करवा के यूँ कर रहे हैं, फलाना कर, ये सब कुछ की बात तो आप कर रहे हैं। फिर उसी चीज़ को अपने हक में जब यूटिलाइज करने का या बल्कि उसके इस्तेमाल करने का मौका आया तो आपने उस मौके को छोड़ नहीं दें। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गया ना। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल उस पर चलिए। आप भी दम दिखाइए, सब दम दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से जो है डबल स्टैंडर्ड्स काम कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, 27 के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं फिलहाल? 27 के चुनाव में मैं तो ये मानता हूँ कि काजी निज़ामुद्दीन साहब, जाहिर सी बात है, देखिए एक वो बड़ी मजबूत फोर्स हैं वहाँ पर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से शायद उबैदुर रहमान मोंटी लड़ेंगे, या बढ़ाना जी भी लड़ेंगे, या कोई और भी आ सकता है। अभी कुछ क्लियर नहीं है स्थिति। मैं ये समझता हूँ कि काजी निज़ामुद्दीन जी का इस वक्त धरातल पर काम कम, बातें ज़्यादा वाला मामला है, और पब्लिक बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ऐसे में मैं नहीं समझता कि वो फ़िलहाल चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। लेकिन अभी चूँकि सामने कोई कैंडिडेट नहीं आया, अगर आप पूछें कि कैसे हो रहा है चुनाव, कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो बताने की स्थिति में नहीं है। तो मतलब अभी आपको ये लगता है कि काजी जी ने अपने विधानसभा में काम नहीं किया, विकास नहीं किया? काजी जी जब चाहते हैं तब विकास कर देते हैं। जब वो घर में लेटे रहना चाहते हैं या अपनी पर्सनल तरक्की के लिए राहुल गांधी जी के साथ में घूमना चाहते हैं तो वो घूम लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने बोल दी है। देखिए, उनका कहना है कि सरकार मेरी नहीं है, मेरा काम नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है। और वो पिछले चुनाव में, ये उपचुनाव में टांडा बनेड़ा के अंदर ये बोल के आए थे कि मैंने बाईपास न बनवाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो सरकार तो पहले से ही, हो तो उपचुनाव था ना। हाँ, सरकार तो नहीं बन रही, आपकी सरकार तो बनती नहीं। हाँ। तो उपचुनाव में आप ये वादा करके आ रहे हैं कि मैंने नहीं बनवाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू से दिस थिंग। राइट। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि सरकार दूसरे की होते हुए मैं काम करा लूँगा, विरोध करते हुए भी, तो इसका मतलब आप काम करा सकते हैं, और आपने करा भी दिया। शायद वो आपने पास तो करा ही दिया है, वो पूरा हो या ना हो वो अलग बात है। 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो आप पास करा सकते हैं। और जब कोई BPL कार्ड धारक ये बात लेके आता है कि मेरा कार्ड नहीं बन रहा है
और आप खाद्य जो विभाग का अधिकारी होता है उसको फ़ोन करते हुए ये कहते हैं कि सब अधिकारी भाजपा की सुनते हैं, मेरी सुनता नहीं, उसको फ़ोन करने से कासिर हैं आप। ये क्या बात हुई यार? 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आप पास करा लेंगे, करा लेगा। इसका मतलब सरकार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो फिर आपने कैसे करा लिया ये? तो यहाँ पे सिर्फ राजनीति वोटों को लेकर हो रही है। वोट अगर मिल रहा है किसी काम से तो मैं कराऊंगा, अगर किसी काम से वोट नहीं मिल रहा है या फिर वो आदमी पहले ही से मेरा है तो इसका काम करा के क्या होगा भाई, ये तो मेरा, ये कहाँ जाएगा? ये भी है। तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, मोहल्ले किले में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो बेचारे मजबूर हैं कि कहीं और उनकी गिनती नहीं होती, और कादी जी उनका काम करेंगे नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बेचारे जाएंगे कहाँ? वो ऐसे लोगों को वोट करते हैं जो झंडा लगा लेते हैं ना दूसरा, उनके लिए काम करना पड़ता है, बस उसके लिए कर दिया बाईपास। तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे आप? ये एक बड़ा मसला है। हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें वक्त से पहले नहीं खोलनी चाहिए। बरसात से पहले घड़े न फोड़ने का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में। ठीक है। और पिछली बार आपने, मैं एक इशारा दे देता हूँ, हाँ, पिछली बार आपने 2021 में मेरा एक मुझसे इंटरव्यू किया था, उस पर मैंने पहली बार बाद में इंटरव्यू के एक साहब से ये कहा था कि मैं बहुत बड़ा बोलने वाला हूँ और ये आदमी मुझे चुप करके चला गया। तो ये आपकी बड़ी मुझे अच्छी बात लगी थी कि आपने बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट किया। बात थी भीम आर्मी वर्सेस बसपा की। बसपा की, राइट। ठीक, मेरे घर पे हुआ था, याद होगा। मालूम है। तो भीम आर्मी वर्सेस बसपा की बात थी। अब 5 साल बाद मैं उस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के नतीजे पर पहुंच चुका हूं। नतीजा क्या है ये मैं बता नहीं पाऊंगा। चलिए ठीक है, तो उसे लेकर के हम करेंगे बाद में बात, अभी घड़ा नहीं फोड़ते। घड़ा फोड़ने का जब वक्त आएगा तभी फोड़ेंगे। लेकिन आज जितनी बातें फोड़ दी गई हैं उन बातों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितनी बातें, जितने राज खोल दिए गए हैं मंगलौर विधानसभा के वर्तमान विधायक को लेकर के भी, और साथ में हरीश रावत जी के स्टेटमेंट को लेकर के भी, उन सभी बातों को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।